हेलो फ्रेंड्स। सोचिए आपके पास एक समंदर है। ये समंदर है डेटा का, जहां पे कि लाखों रोज करोड़ों डेटा पॉइंट्स है और आपका मैनेजर आपके पास आता है और कहता है जस्ट टेल मी व्हाट हैज हैपेंड। यही जॉब है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का, जो कि आपके डेटा को एनालाइज करके बताता है व्हाट हैज हैपेंड। अगर हम बात करें तीन मेन पिलर्स की जो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को बनाते हैं, तो वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ शेप। आज हम समझेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में और सब्सिक्वेंट सेशंस में हम समझेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर ऑफ शेप। चाहे आप एक्सेल यूज कर रहे हो, पाइथन, टैब्ल्यू, पावर बीआई या कोई भी और विजुअलाइजेशन टेक्निक, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको समझाता है डेटा की लैंग्वेज। ये देता है वो समरी जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो आइए आज हम सीखते हैं कैसे रॉ डेटा से पावरफुल इंसाइट जनरेट किया जाता है, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को पहुंचा देगा नेक्स्ट लेवल पर इससे पहले कि हम समझें व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पहले हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मतलब एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। आपकी सेल्स फिगर क्या थी, उसके बेसिस पे हिस्टोरिकली क्या ट्रेंड था, आपके स्कूल का रिजल्ट क्या था, उसके बेसिस पे आपके प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को एडमिशन उस स्कूल में लेना चाहिए या नहीं, आपकी सप्लाई चेन कॉस्ट क्या थी और क्या आपको रिक्वायरमेंट है अपनी सप्लाई चेन कॉस्ट कम करने की, और ऐसे ही बहुत से डिसीजंस जो कि डेटा के बेसिस पे हैं और वो आपको बताते हैं कि हिस्टोरिकली क्या हुआ था और उसके बेसिस पे आप फ्यूचर डिसीजन लेते हैं। ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सबसे पहला बेस है प्रेडिक्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को करने के बहुत से तरीके हैं। जो लोग एक्सेल में मास्टर हैं वो पिवट टेबल यूज करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ, चार्ट्स बनाना बहुत ही कॉमन बात है। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जैसे कि पावर बीआई, टैब्ल्यू और बहुत से अदर टूल्स डेटा विजुअलाइजेशन और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को बना देते हैं बहुत आसान। मार्केट में बहुत से ऐसे टूल्स भी अवेलेबल हैं जहां पे कि आपको कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड्स मिल सकते हैं और ये डैशबोर्ड आपके डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग और नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का पर्पस क्या है? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मेन पर्पस है प्रेडिक्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को इजी और फिजिबल बनाना। तो आइए समझते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का पहला पिलर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब भी हम किसी डेटा को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हमको यह आंसर देना होता है कि सेंट्रल बिहेवियर क्या है, इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, और यही है सेंट्रल टेंडेंसी। इसके मोस्ट कॉमनली यूज्ड तीन मेथड्स हैं और आई एम श्योर आपने सुने भी होंगे, मीन, मोड, मीडियन। इन तीन के अलावा भी कुछ और पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे सेंट्रल टेंडेंसी डिफाइन की जाती है, जैसे कि परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स एंड डेसाइल्स। पहले समझते हैं मीन, मोड, मीडियन क्या होता है। मीन यानी कि एवरेज, मतलब टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यही होता है मीन, यही होता है एवरेज और यही है सबसे कॉमनली यूज्ड फंक्शन सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए। पर मीन की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं तो मीन उससे इंपैक्ट होगा और वो डेटा पूरी तरह से स्क्यूड कर देगा। जैसे कि अगर आपके 5 फ्रेंड्स की सैलरी 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 एंड 5 लाख है, तो 5 लाख इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर एक आउटलायर है जो कि पांचों फ्रेंड्स की एवरेज सैलरी को स्क्यू कर देगा और आपको मिलेगा एक बहुत ही डिफरेंट नंबर फ्रॉम द एक्चुअल एवरेज ऑफ योर अदर 4 फ्रेंड्स। इसलिए कभी कभी मीन आइसोलेशन में मिसलीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन, जो कि है सेंट्रल वैल्यू ऑन अ सॉर्टेड डेटा सेट। यानी कि सेंट्रल वैल्यू अगर आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो। मीडियन फंक्शन आउटलायर्स या फिर स्क्यूड डेटा से लीस्ट इंपैक्टेड होता है। अगर आपके 5 फ्रेंड्स की सैलरी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और 5 लाख है, तो इस केस में आपका मीडियन होगा 50,000, क्योंकि वो है सेंट्रल वैल्यू इन द 5 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। अगर आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑड हैं
तो आपका सेंट्रल वैल्यू यानी कि मीडियन होगा n+1/2th टर्म। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो आपका मीडियन होगा एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2+1th टर्म। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है मोड। मोड का सिंपल मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अगर आपके पास कुछ नंबर है 1 1 2 2 2 3 3 तो इसके अंदर 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस डेटा पॉइंट का मोड है 2। तो होप आपको तीनों के तीनों बेसिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मोड और मीडियन समझ में आ गए होंगे। आइए समझते हैं इनको एक्सेल में कि किस तरह से आप इनको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर विद एक्सेल फॉर्मूलाज। आइए समझते हैं मीन, मोड, मीडियन को किस तरह से हम एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ डेटा सेट है जिसमें कि नंबर्स हैं 1 200 to 900, जिसमें कि कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और मेरे पास एक एक्सट्रीम वैल्यू है 1 लाख। आप देख सकते हैं मेरे पास 1 और 1 लाख एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जिनको कि मैं कह रहा हूं यहाँ पे आउटलायर्स। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मुझे यूज करना होगा इक्वल टू एवरेज, और मुझे सिलेक्ट करना होगा पूरा का पूरा डेटा। और जब मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे मेरा एवरेज आ रहा है 10,400, जो कि मेरे ऑलमोस्ट नंबर्स 200 to 900 के बीच में जो है उसके आसपास भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मेरा मीन इंपैक्ट हो रहा है आउटलायर 1 लाख की वजह से। और इससे आप समझ सकते हैं कि मीन ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, क्योंकि ये इंपैक्ट हो सकता है आउटलायर्स वैल्यू से। अगर आपको मोड निकालना है, जैसे कि हमने कहा था, मोड आप निकाल सकते हैं विद मोस्ट रिकरिंग वैल्यू। मोड निकालने के लिए आपको लिखना होगा मोड डॉट SNGL यानी कि सिंगल। तो आपको सिंगल मोड निकालना है और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना पूरा का पूरा डेटा। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे आंसर आया है 500, क्योंकि मैक्सिमम टाइम 500 ही यहां पर रिपीट हो रहा है, जो कि मोस्ट रिकरिंग वैल्यू है। और लास्ट है मीडियन। उसके लिए आप लिखिए मीडियन ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट कीजिए सारी की सारी वैल्यूज, और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप देखेंगे कि आपका आंसर आया है 500। वो इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 10, और मीडियन के फॉर्मूले के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है n/2th टर्म यानी कि 5th टर्म, और n/2+1 यानी कि 6 टर्म का एवरेज, जो कि है 500 और 500, और इनका एवरेज भी आएगा 500। तो इस तरह से एक्सेल में आप मीन, मोड और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि अगर आपको एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस समझना है अगेंस्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स, या फिर आपको एक प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस समझना है अगेंस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो ये आप कैसे निकालेंगे। और इस चीज को निकालने के लिए ही आपके पास अवेलेबल है परसेंटाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड डेसाइल्स। परसेंटाइल यानी कि आप अपने डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। अगर 85 परसेंटाइल पे कोई डेटा पॉइंट है तो इसका मतलब यह है कि वो 85% से बेटर है। अगर आपने कैट का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है। किसी स्टूडेंट का अगर परसेंटाइल 99% है तो इसका मतलब यह है कि उसका स्कोर 99% कैंडिडेट से बेटर है। आइए देखते हैं कि आप परसेंटाइल को एक्सेल के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है जो कि 15 डेटा पॉइंट्स हैं, 1 से लेकर 30 तक रैंडम नंबर्स लिए हैं। अगर मुझे इनका परसेंटाइल निकालना है, मान लीजिए मैं 85th परसेंटाइल निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा परसेंटाइल, और आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए पूरा का पूरा और लिखिए 0.85 जो कि है 85th परसेंटाइल। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो देखेंगे आंसर आता है 24.7। भले 24.7 इस डेटा के अंदर नहीं है, लेकिन 24.7 ये इंडिकेट कर रहा है कि 24.7 से नीचे 85% वैल्यूज है। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है डेसाइल। डेसाइल कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने डेटा पॉइंट्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ध्यान दीजिए, परसेंटाइल के अंदर आपने अपने डेटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, जबकि डेसाइल के अंदर आप इसको इक्वल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। डेसाइल के अंदर D1 होता है लोएस्ट 10%, D5 होता है मीडियन 50% और D10 होता है हाईएस्ट 10%। आइए देखते हैं डेसाइल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। अगर मुझे डेसाइल निकालना है तो उसके लिए कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको यहां पे परसेंटाइल ही लिखना होगा। डेटा सेलेक्ट कीजिए, और अगर मुझे निकालना है 6th डेसाइल तो उसके लिए लिखूंगा मैं 0.6 और ब्रैकेट क्लोज,
और आप देखेंगे 15.8 मेरा 6th डेसाइल है, यानी कि 60% डेटा 15.8 से कम है। और इस सीरीज में लास्ट है क्वार्टाइल, जिसमें कि आपको अपने डेटा सेट्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। Q1 25th परसेंटाइल, Q2 मीडियन, Q3 75th परसेंटाइल और Q4 100% ऑफ द डेटा। क्वार्टाइल्स को यूज किया जाता है रैंकिंग एम्प्लॉइज, स्टूडेंट की रैंक्स या फिर सेगमेंटिंग कस्टमर बेस। आइए देखते हैं कि क्वार्टाइल्स को आप एक्सेल में कैसे मेजर कर सकते हैं। क्वार्टाइल निकालने के लिए मेरे पास सेपरेट फार्मूला है और मैं उसके लिए लिखूंगा क्वार्टाइल, और मैं निकाल सकता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वार्टाइल, और मैं निकालना चाहता हूं यहां पे थर्ड क्वार्टाइल, तो उसके मैं लिखूंगा .3। जैसे आप 3 लिखेंगे 21 थर्ड क्वार्टाइल है, यानी कि 75% डेटा 21 से कम है। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं परसेंटाइल में 50 परसेंटाइल निकालूं तो वो मेरे मीडियन के बराबर होगा, जो कि 10 है। और अगर मैं मीडियन निकालूं तो मीडियन मेरा 10 ही है। सिमिलर वे में अगर मैं 5th डेसाइल निकालूंगा तो मेरा 5th डेसाइल भी मीडियन के इक्वल ही होगा, और क्वार्टाइल में मेरा 2nd क्वार्टाइल मीडियन के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल हम निकाल सकते हैं, और मीन, मोड, मीडियन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इन सबको एक्सेल के अंदर अपडेट किया है, और ये एक्सेल फाइल मैंने अपडेट की है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या आप देख सकते हैं इसको पिन कमेंट्स के अंदर भी। और ये एक्सेल फाइल आपको हेल्प करेगी अगर आपको कोई भी एनालिसिस करना है फॉर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डाउनलोड कीजिए एक्सेल फाइल, अपडेट कीजिए अपना डेटा सेट और यूज कीजिए फॉर्मूले जो मैंने अपडेट किए हैं इस एक्सेल फाइल के अंदर। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने आज कवर करने का ट्राई किया है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम या फिर थ्योरी तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर भी, जैसे सैलरी बेंचमार्किंग, सेल्स एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या फिर स्कोरिंग इन एग्जाम्स। इन सब चीजों में ये मेजर्स बहुत ही प्रीडोमिनेंटली और वेहेमेंटली यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक डेटा एनालिटिक्स का हिडन हीरो है, और ये है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के लास्ट वीडियो में हमने समझा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पे हमने समझा मीन, मोड, मीडियन, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल्स, और हमने ये भी समझा कि एवरेज भले ही कैलकुलेशन में कितना इजी क्यों ना हो, भले ही एवरेज, मीन आपको सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि उस पॉपुलेशन का मीन और एवरेज बिहेवियर दे दे, पर ये एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे आउटलायर्स होते हैं, इसलिए पॉपुलेशन का मीन एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे हम पता लगाएं ट्रू रिप्रेजेंटेशन? और यही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसमें कि हम कंबाइन करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिविएशन, यानी कि मीन और वेरिएशन। डिस्पर्जन जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें बताता है कि मीन के आसपास डेटा कितना ज्यादा वेरीड है, कितना फैला हुआ है, कितना डिस्पर्स्ड है। और बिलीव मी, अगर आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, मार्केटर हो या फिर एनालिस्ट हो, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही क्रिटिकल है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन से पहले। क्या मतलब है डिस्पर्जन का? डिस्पर्जन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उसका मतलब है फैलाव, बिखराव। इसका मतलब डेटा कितना ज्यादा स्कैटर्ड है। तो यानी कि अगर वैल्यूज आसपास है तो इसका मतलब डिस्पर्जन कम है, लेकिन अगर वैल्यूज दूर दूर है तो इसका मतलब डिस्पर्जन बहुत ज्यादा है। मान लीजिए दो सिटीज का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, पर सिटी ए में नॉर्मल टेम्परेचर 30, 30.5, 31.5, 31 के आसपास ही रहता है, पर दूसरी सिटी में टेम्परेचर कभी 25 होता है तो कभी 45, कभी 35 तो कभी 50। तो आप देख सकते हैं कि सिटी 1 के अंदर जो टेम्परेचर का बिखराव यानी कि डिस्पर्जन है वो बहुत ही कम है, जबकि सिटी बी के अंदर टेम्परेचर का बिखराव, डिस्पर्जन बहुत ही ज्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ही स्कैटर्ड है। इसलिए इन दोनों केसेस में भले ही एवरेज सेम क्यों ना हो,
पर आपके लिए ये इन्फ्रेंस निकालना कि ऑन एन एवरेज हर रोज टेम्परेचर 30 के आसपास होगा, सिटी ए में तो आसान हो सकता है पर सिटी बी में नहीं। इसीलिए सिर्फ एवरेज समझने से ही काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा डिस्पर्जन, यानी कि एवरेज के आसपास डेटा पॉइंट्स कितने ज्यादा स्कैटर्ड है। तो आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल इंडियन बिजनेस से। इन एग्जांपल से आपको यह समझने में हेल्प मिलेगी कि डिस्पर्जन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, डिफरेंट बिजनेसेस डिस्पर्जन को कैसे यूज करते हैं अपने बिजनेस डिसीजंस लेने में और अपने बिजनेस को रेगुलरली इंप्रूव करने में। पहला एग्जांपल लेते हैं हम रिलायंस रिटेल के एक स्टोर का। इस पर्टिकुलर स्टोर पे जहां मंडे को सेल हो रही है 1 लाख, वहीं संडे को सेल हो रही है 10 लाख। अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं तो मुझे समझ में आएगा कि रिलायंस की हर डे की सेल हो रही है 5.5 लाख, जबकि मंडे की सेल और संडे की सेल में 10 टाइम्स का डिफरेंस है। पर यह चीज रिलायंस रिटेल को हेल्प कैसे करती है डिसीजन मेकिंग में? इस डिस्पर्जन के बेसिस पे रिलायंस को यह समझ में आता है कि मंडे को उनको ज्यादा प्रमोशन रन करने चाहिए जिससे कि वो सेल अप हो सके, जबकि संडे को उनको ज्यादा स्टाफ डिप्लॉय करना चाहिए स्टोर पर जिससे कि कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम ओला राइड्स का। ओला ने बैंगलोर में सर्वे किया और पता चला कि कुछ राइड्स 10 मिनट में कंप्लीट हो रही हैं, जबकि कुछ राइड्स में 60 to 90 मिनट्स भी लग रहे हैं। और इससे हो ये रहा है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंट है और कस्टमर लॉयल्टी भी इस तरह से हिट ले सकती है। इसलिए ओला ने रूट ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंट ड्राइवर एलोकेशन पे काम करना स्टार्ट किया। इससे उन्होंने इंश्योर किया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता रहे। आई एम श्योर आप सब लोग घर बैठे बैठे खाना पसंद करते होंगे और आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्डर कर रहे होंगे जोमेटो से या स्विगी से, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आपने कभी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और वो कभी 10 मिनट में आ जाए और कभी आधा घंटे में। इससे आपको परेशानी भी होती है और डिससैटिस्फैक्शन भी। इसी चीज को ट्रैक करने के लिए, इसी चीज को करेक्ट करने के लिए जोमेटो रेगुलर बेसिस पे चेक करता है डिस्पर्जन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे कि वो पता लगा सके कि रीजन क्या है डिफरेंट टाइम लेने का सेम रेस्टोरेंट से सेम कस्टमर तक, और इसी डेटा पॉइंट से वो अपना सर्विस लेवल इंप्रूव करते हैं। तो डिस्पर्जन क्या है, उसके कुछ एग्जांपल समझने के बाद आइए समझते हैं वो कौन से टूल हैं जिससे कि आप डिस्पर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला टूल है रेंज। रेंज का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए रिलायंस की फ्राइडे सैटरडे संडे की सेल है 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख, तो इस केंज में रेंज होगा 10 लाख माइनस 5 लाख यानी कि 5 लाख। पर रेंज में प्रॉब्लम ये है कि ये भी आउटलायर्स और हाई वैल्यूज या लो वैल्यूज से इंपैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट टूल है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर IQR भी कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज ये मिडिल 50% के डेटा को मेजर करता है। जैसे कि HDFC बैंक की कुछ ब्रांचेस, तो उसमें से कुछ ब्रांचेस अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी जबकि कुछ ब्रांचेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होंगी। इस केस के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज एक ट्रू पिक्चर दिखाता है। नेक्स्ट है मीन डेविएशन, और कुछ केसेस में इसको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन या फिर MAD भी कहते हैं। मीन डेविएशन बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि आपको बताता है हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस मीन से। अगर यही डिस्टेंस MAD हो जाए यानी कि मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही पर्टिकुलर टूल है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि डेटा मीन के आसपास कैसे क्लस्टर्ड है। इन्फोसिस के ईयरली सेल में अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसका मतलब उसकी ईयरली सेल काफी कंसिस्टेंट है, जबकि किसी स्टार्टअप कंपनी के अंदर यही स्टैंडर्ड डेविएशन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट काफी हाई हो सकता है। किसी साल बहुत हाई प्रॉफिट, किसी साल काफी ज्यादा लॉस। और लास्ट टूल है मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का वेरिएंस, जो कि सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। पर एडवांस एनालिटिक्स में, कैलकुलेशन में और डेटा एनालिसिस के अंदर वेरिएंस का काफी सिग्निफिकेंट यूज होता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आइए देखते हैं इन मेजर ऑफ डिस्पर्जन टूल्स टेक्निक्स को एक्सेल में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपके पास ये छोटा सा डेटा है और हम निकालना चाहते हैं पहला टूल रेंज, तो उसके लिए आपको इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी होगी और उसको माइनस करना होगा उसकी मिनिमम वैल्यू से। तो मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को जब आप माइनस करेंगे तो आपको उसकी रेंज मिल जाएगी।
नेक्स्ट है IQR, जो कि इंटर क्वार्टाइल रेंज है, जो कि क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 का डिफरेंस है। इसके लिए आप निकालिए क्वार्टाइल INC, आप सेलेक्ट कीजिए रेंज और लिखिए 3, जो कि है थर्ड क्वार्टाइल। सबट्रैक्ट कीजिए इसमें से फर्स्ट क्वार्टाइल, आप देखेंगे 4.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज है इस पर्टिकुलर डेटा की। नेक्स्ट है MAD, उसके लिए आपको पहले निकालना होगा इसका एवरेज आ गया है 15.7। अब आप निकालिए एब्सोल्यूट वैल्यू हर एक डेटा पॉइंट की उसके एवरेज से। उसके लिए मैं लिखूंगा ABS, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू बताएगा, और मैं करूंगा 15.7 यानी कि एवरेज माइनस द नंबर। एवरेज को मैं फ्यूज कर देता हूं, तो ये मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया है मीन से हर एक डेटा पॉइंट का। अब इसके बाद मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं, और 2.9 है इस पर्टिकुलर डेटा का MAD। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। आप लिखिए stdev.s और आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको ये बता देगा आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, जो है 3.68। और अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर देंगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और एक्सेल में वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है, जो कि है var.s, और उसके बाद डेटा सेलेक्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपका वेरिएंस आ गया है, जो कि आपके स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर है। तो इस तरह से आप रेंज, IQR, MAD, स्टैंडर्ड डिवीएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं एक्सेल में। डिस्पर्जन के बिना डिसीजन लेना ऐसे ही है जैसे किसी पर्टिकुलर टीम को सिलेक्ट कर लिया जाए सिर्फ एवरेज के बेसिस पे, जबकि उसकी कंसिस्टेंसी देखी ही ना जाए। क्रिकेट आई एम श्योर आप सबका फेवरेट स्पोर्ट्स, और उसके अंदर IPL सबका फेवरेट। कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, इन सभी के सेलेक्टर उन प्लेयर को सेलेक्ट नहीं करते हैं जिसने की सेंचुरी बनाई हो, बल्कि उन प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर किया। यही है एक बहुत ही अच्छा यूज केस डिस्पर्जन का। वो ये नहीं देखते कि किस प्लेयर ने एवरेज कितना स्कोर किया है, वो ये देखते हैं कि किस प्लेयर ने कंसिस्टेंटली कितना स्कोर किया है और उसका डिस्पर्जन कितना लो है। अगर कोई प्लेयर कभी सेंचुरी मारता है और कभी 0 पे आउट हो जाता है, तो इसका मतलब उसका डिस्पर्जन बहुत हाई है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है। इसलिए डिस्पर्जन को समझना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मीन और डिस्पर्जन, इन दोनों को क्लब करके ही एक राइट डिसीजन लिया जा सकता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि कौन सा स्टॉक कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। बहुत से स्मॉल स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कभी बहुत हाई जाते हैं और कभी एकदम से लो, लेकिन इन्वेस्टर्स उन्हीं स्टॉक से स्टिक रहते हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और उनको डिसेंट रिटर्न्स दे रहे हैं। मार्केटिंग एड कैंपेन के अंदर भी अगर एवरेज कन्वर्जन रेट 5% है, लेकिन किसी दिन वो 1% है और किसी दिन 10-15%, तो इस पर्टिकुलर एड कैंपेन को भी रिलायबल और सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर कंक्लूड करें तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये समझ में आया कि सिर्फ मीन से ही काम नहीं चलेगा, डिस्पर्जन को समझना भी बहुत जरूरी है। रियल वर्ल्ड डिसीजन, चाहे वो मार्केटिंग के फील्ड में हो, सप्लाई चेन के फील्ड में, रिटेल के फील्ड में या फिर फाइनेंस के फील्ड में, सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन ऑफ डेटा। अगर आप एनालिस्ट हो, स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर हो, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज जैसे टूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है डे टू डे बेसिस पे अपने डिसीजंस लेने के लिए। सोचिए आप एक एनालिस्ट हैं और रिटेल सेल्स का डेटा एनालाइज कर रहे हैं। एवरेज से परफेक्ट है, वेरिएंस भी मैनेजेबल है, और आपको लगता है सब कुछ ठीक है, इसलिए आप उसके बेसिस पे प्रोजेक्शंस दे देते हैं। पर कुछ ही देर में आपके पास हेड ऑफिस से फोन आता है और वो लोग कह रहे हैं कि प्रोजेक्शंस गलत हैं। गलती आखिर हुई कहां पर? आप भी यही सोच रहे हैं, और इसी बात को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ शेप। प्रॉब्लम थी डेटा के शेप में। आपने एक्चुअली में स्क्यूनेस और कर्टोसिस को एनालाइज ही नहीं किया और ये नहीं समझा कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैसे आपके डेटा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और वो आपके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि डेटा की असली कहानी छुपी है शेप में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे डिफरेंट कंपनीज जैसे कि रिलायंस, जोमैटो, फ्लिपकार्ट और डिफरेंट बैंक्स एनालाइज करती हैं अपने डेटा, आइडेंटिफाई करती हैं पैटर्न्स इन शेप और उससे सॉल्व करती हैं अपनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, समझ लिया, तो आप बाकी एनालिस्ट से 10 कदम आगे होंगे।
डेटा के शेप का मतलब होता है कि आपका डेटा दिखता कैसा है, उसकी शेप क्या है, क्या वो सिमेट्रिकल है या वो एक तरफ झुका हुआ है या वो फ्लैट है या फिर पीक हो रहा है। ये सब चीजें आपको पता चलती है मेजर ऑफ शेप से। बहुत से लोग सिर्फ मीन और वेरियंस को देख करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, पर मेजर ऑफ शेप आपको बताएगा कि आपका डेटा किस तरह का दिख रहा है, उसमें कितनी स्क्यूनेस है, वो कहां पर पीक हो रहा है या फिर डेटा फ्लैट है क्या। पर मेजर ऑफ शेप से आपको ये समझ में आएगा कि आपका डेटा किस तरह से बिहेव कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे बेटर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप एग्जांपल लीजिए इंडिया के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। आपने सुना होगा इंडिया इज ग्रोइंग, पर इंडिया के अंदर इनकम का डेटा बहुत ज्यादा स्क्यूड है। 10% लोगों के पास मोर देन 75% इनकम है। अगर आप सिर्फ एवरेज इनकम देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इंडिया इज ग्रोइंग, हर किसी के पास खूब पैसा है। पर जब आप उसका स्प्रेड देखोगे, जब आप उस डेटा की शेप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अंडरलाइंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और जो सब कुछ ऊपर से दिखता है वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। तो माय फ्रेंड, एवरेज के चक्कर में डेटा की असली स्टोरी को मिस मत कर देना, जो कि आपको पता चलेगी मेजर ऑफ शेप से। मेजर ऑफ शेप के अंदर जो पहली चीज हमको समझनी है वो है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का मतलब ये है कि आपके डेटा का झुकाव यानी कि बेंड और टेल किस तरफ है। स्क्यूनेस में पहले तरह का डेटा हो सकता है राइट स्क्यूड, जिसको कि हम पॉजिटिव स्क्यूनेस भी कहते हैं, और इसके अंदर आपकी टेल राइट हैंड साइड की तरफ होती है। और दूसरे टाइप का डेटा है लेफ्ट स्क्यूड, जिसको कि हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं, और उसके अंदर आपके डेटा की टेल लेफ्ट हैंड साइड में होती है। फ्लिपकार्ट ने अपना डेटा एनालाइज किया और उनको पता चला कि उनकी एवरेज बास्केट साइज 2500 रुपीज थी। पर जब उन्होंने डीपर एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि 70% कस्टमर तो सिर्फ 800 to 1000 रुपीज की शॉपिंग करते हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका डेटा राइट स्क्यूड है। तो अगर फ्लिपकार्ट 2500 रुपीज एवरेज बिल साइज के बेसिस पे अपना कोई भी कैंपेन प्लान करेगा तो वो श्योरली फेल ही हो जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्लाइंट जो कि 800 to 1000 रुपीज की शॉपिंग कर रहे हैं वो उस कैंपेन का पार्ट ही नहीं होंगे और उनको वो बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। अगर आप बैंक लोन डिफॉल्ट का डेटा देखेंगे तो आप समझेंगे कि बैंक लोन डिफॉल्ट रेट, जिसको कि हम एनपीए भी कहते हैं, वो सिर्फ 5% ही है। और प्रॉब्लम ये है कि ये 5% सिर्फ कुछ कस्टमर्स में ही कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत ही हैवी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो कि हमको डेटा की शेप बताता है वो है कर्टोसिस, यानी कि डेटा की पीकनेस। कर्टोसिस से हमें यह पता चलता है कि डेटा की पीक कितनी ज्यादा शार्प है और टेल कितनी हैवी। कर्टोसिस के 3 पार्ट होते हैं, लेप्टोकर्टिक यानी कि हाई पीक और हैवी टेल, प्लेटिकर्टिक यानी कि फ्लैट पीक बट लाइट टेल, और मीजोकर्टिक यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर डेटा का शेप लेप्टोकर्टिक है, यानी कि एक्सट्रीम रिटर्न्स, कभी हाई रिटर्न्स कभी लो रिटर्न्स, ये दोनों ही पैटर्न आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलते हैं। अगर आप सिर्फ वेरिएंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत ही लो इंपैक्ट है, पर जब आप शेप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ रेयर इंसिडेंसेस जैसे कि रिजल्ट्स या फिर किसी स्टॉक के बारे में न्यूज आपके स्टॉक पर ह्यूज और हैवी इंपैक्ट रखते हैं। स्विगी ने अपने पीक आवर डिलीवरी डेटा को एनालाइज किया और देखा कि कुछ डिलीवरी डिलेज ही उसके एवरेज को पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। स्विगी ने इस डेटा को और डीपर एनालिसिस किया और समझा कि किस पर्टिकुलर पॉकेट, किस पर्टिकुलर सेगमेंट और किस जियोग्राफी के अंदर ये डिलेज हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उन्होंने राइट रिसोर्स एलोकेट करके उस एवरेज को भी ठीक कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम एवरेज पढ़ चुके हैं, वेरिएंस भी समझ चुके हैं, अब जब ये दो इंपॉर्टेंट डेटा के एलिमेंट्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के एलिमेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वो सफिशिएंट क्यों नहीं है? हमको मेजर ऑफ शेप पढ़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी? उसका पहला रीजन है कि एवरेज छुपा सकता है डेटा की रियलिटी, वो छिपा सकता है कि डेटा की इनइक्वालिटी आपके ओवरऑल बिजनेस या फिर डेटा पे क्या इंपैक्ट डाल रही है। वेरिएंस ओवरऑल स्प्रेड तो दिखा देता है, पर वो आपको शेप डिटेल नहीं दिखाता, और इससे आपको पता नहीं चलता है कि आपका डेटा पॉइंट किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के पीक हो रहा है। जो एसिमेट्री आपके डेटा में स्क्यूनेस बता सकता है, वो एसिमेट्री एवरेज और वेरिएंस बताने के लिए केपेबल नहीं है। अब कर्टोसिस आपको ये बताता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस का आपके डेटा पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो कि एवरेज और वेरिएंस नहीं बता सकते। बिग बाजार का नाम तो आपने सुना ही होगा,
जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूं वो एक्चुअली में बिग बाजार के एक पर्टिकुलर सिटी लॉन्च में हुआ था। बिग बाजार ने नॉर्थ इंडिया में एक पर्टिकुलर सिटी के लॉन्च में एवरेज डिमांड के हिसाब से इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी, पर उन्होंने ये नहीं देखा कि कुछ स्टोर के अंदर डिमांड पीक थी यानी कि लेप्टोकर्टिक, और कुछ स्टोर के अंदर डिमांड बिल्कुल नेग्लिजिबल थी यानी कि प्लेटिकर्टिक। तो इसका असर यह हुआ कि कुछ स्टोर्स के अंदर तो माल पूरा का पूरा बिक गया और आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन हो गई, जबकि कुछ स्टोर्स के अंदर माल बिल्कुल नहीं बिका और ओवर स्टॉकिंग वाली सिचुएशन आ गई। एक बैंक ने सोचा कि मेरा एनपीए रेट तो सिर्फ 3% है, सेफ है, विद इन लिमिट है, पर वो डिफॉल्ट डेटा राइट स्क्यूड था और बैंक उसको एनालाइज नहीं कर पाई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बैंक के फाइनेंशियल्स पर इतना बड़ा इंपैक्ट डाल गया कि बैंक उससे रिकवर नहीं कर पाया। स्क्यूनेस और कर्टोसिस समझने के बाद आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस आप एक्सेल के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए डेटा के थ्रू और एक्सेल के थ्रू पर समझते हैं कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैसे रिफ्लेक्ट करता है हमारे कुछ डेटा के लिए। राइट स्क्यूनेस का मतलब क्या है, लेफ्ट स्क्यूनेस का मतलब क्या है, लैक्टो, मीसो और प्लेटी ये कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे एक्चुअल डेटा पर। तो हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिया है जो कि स्क्यूनेस का डेटा है और कर्टोसिस का डेटा है। तो आइए पहले देखते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड ये डेटा कैसे दिखते हैं। तो उसके लिए पहले मैं राइट स्क्यूनेस ले लेता हूं और राइट स्क्यूनेस को मैं मैप करता हूं एक चार्ट पर। इंसर्ट पे जाकर के मैं जाऊंगा रेकमेंडेड चार्ट और आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे ये वाला चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि एक हिस्टोग्राम है, और इस पर्टिकुलर चार्ट पे अपना डेटा मैप करके इसको मैं नाम देता हूँ राइट स्क्यूनेस। पहले हम सारे के सारे चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको फिर एनालाइज करेंगे जहां पे कि हम इसके स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी निकालेंगे। नेक्स्ट है लेफ्ट स्क्यूड। मैं इसका भी चार्ट ड्रॉ कर लेता हूं, रेकमेंडेड चार्ट पे जाकर के फिर से मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करता हूं और यहाँ पर मुझे मेरा चार्ट मिल गया है लेफ्ट स्क्यूनेस का भी। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट स्क्यूनेस और राइट स्क्यूनेस में क्या डिफरेंस है। राइट स्क्यूनेस जिसको कि हम पॉजिटिव स्क्यूड भी कहते हैं और लेफ्ट स्क्यूनेस जो कि नेगेटिवली स्क्यूड है। आप देख सकते हैं राइट स्क्यूनेस के अंदर आपका डेटा और टेल राइट साइड में जा रही है, जबकि लेफ्ट स्क्यूनेस के अंदर आपका डेटा और टेल पूरी की पूरी लेफ्ट साइड में जा रही है। अगर मैं इन दो डेटा जो कि राइट स्क्यूनेस और लेफ्ट स्क्यूनेस के लिए दिए गए हैं उनका मैं स्क्यूनेस निकालना चाहूं तो मैं यूज करूंगा इक्वल टू स्क्यू और मैं सेलेक्ट करूंगा डेटा, और आप देखेंगे कि राइट स्क्यूनेस में वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, जबकि अगर मैं यही चीज करना चाहूं लेफ्ट स्क्यूनेस के लिए तो लेफ्ट स्क्यूनेस में ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और इसीलिए हम राइट स्क्यूनेस को कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड जबकि लेफ्ट स्क्यूनेस को कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। और आप समझ गए होंगे कि राइट स्क्यूनेस का मतलब क्या है और लेफ्ट स्क्यूनेस का क्या मतलब है। स्क्यूनेस को समझने के बाद आइए देखते हैं कर्टोसिस का मतलब क्या। लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। तो जैसे कि मैंने कहा था लेप्टोकर्टिक मतलब शार्प पीक एंड हैवी टेल्स। तो आइए देखते हैं कि लेप्टोकर्टिक का चार्ट कैसे ड्रॉ होता है। आप देख सकते हैं लेप्टोकर्टिक चार्ट के अंदर एक शार्प पीक है और साथ ही साथ उसकी हैवी टेल्स है, जबकि अगर यही मैं ड्रॉ करूं प्लेटिकर्टिक के लिए तो आइए देखते हैं कि आपका चार्ट कैसे दिखाई देगा प्लेटिकर्टिक का। और आप देख सकते हैं लेप्टोकर्टिक के अगेंस्ट में प्लेटिकर्टिक की फ्लैट टॉप है और इसकी लाइट टेल है, मतलब इसकी टेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है ऑलमोस्ट। और अगर आप देखें कि मीजोकर्टिक जैसा दिखता है तो वो आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ जैसा दिखाई देगा। तो आप इजीली लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मीजोकर्टिक में डिफरेंस अब समझ सकते हैं। और अगर मैं कर्टोसिस वैल्यू निकालना चाहूं लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक और मीजोकर्टिक के लिए तो लेप्टोकर्टिक के अंदर कर्टोसिस होगा मोर देन 0, प्लेटिकर्टिक के अंदर कर्टोसिस होगा लेस देन 0 और मीजोकर्टिक के अंदर कर्टोसिस होगा वेरी क्लोज टू 0। तो कर्टोसिस निकालने के लिए आपको लिखना होगा सिंपल फॉर्मूला KURT और आप अपना डेटा सेलेक्ट कर लीजिए लेप्टोकर्टिक का, ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है 4.64 जो कि काफी पॉजिटिव है। और अगर यही वैल्यू मैं निकालूं एक प्लेटिकर्टिक चार्ट के लिए तो आप देखिए उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कर्टोसिस निकालना चाहूं मीजोकर्टिक चार्ट के लिए तो मीजोकर्टिक चार्ट में कर्टोसिस की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 आएगी। हो सकता है कि ये बिल्कुल 0 ना हो क्योंकि ये परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बहुत क्लोज आई है 0 के, इसका मतलब ये क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
और इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा का स्क्यूनेस, कर्टोसिस, और आप समझ सकते हैं कि डेटा राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है, और कर्टोसिस के अंदर उसकी पीक शार्प पीक है या फिर फ्लैट पीक है, या फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप सीरियस हो शेप एनालिसिस के लिए और आपको समझ में आई है इसकी इंपॉर्टेंस, तो एक्सेल के साथ साथ आप पावर बीआई, टैबल्यू, पाइथन के अंदर भी डिफरेंट ग्राफ्स और चार्ट जनरेट कर सकते हो, जो कि आपको ये बताएगा कि आपकी डेटा की शेप क्या है। आप उसको एनालाइज करके स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकाल करके अपने डेटा की स्प्रेड इजीली एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका डेटा कैसे बिहेव करेगा। विजुअल टूल जैसे कि बॉक्स प्लॉट, क्यू प्लॉट, हिस्टोग्राम आपको एक ग्लांस में बता देंगे कि आपका डेटा किस तरह से दिखता है और आप उसके बेसिस पे राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो आई एम श्योर आप डेटा की शेप के बारे में समझ चुके होंगे, मास्टर हुए होंगे, और आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस की इंपॉर्टेंस भी पता चल रही होगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई डेटा एनालिसिस करें तो सिर्फ एवरेज और वेरिएंस पे स्टिक ना हो करके ये भी देखिए कि डेटा में सिमेट्री है या एसिमेट्री, इस पर्टिकुलर डेटा की स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है, और उसके बेसिस पे आप कंप्लीट डिसीजन लीजिए। ध्यान रखिए, स्क्यूनेस और कर्टोसिस वो डेटा सीक्रेट्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स को नहीं पता है। अगर आपने स्क्यूनेस और कर्टोसिस की मास्टरी कर ली, इसको अपने बिजनेस में राइट सेंस में इंप्लीमेंट किया, तो आप बड़े बड़े बिजनेस फेलियर्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। बताइए आप अपनी कंपनीज में स्क्यूनेस और कर्टोसिस किस तरह से अप्लाई करते हैं और ये लर्निंग आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल है। वेट करूंगा मैं आपके रिप्लाईज का, कमेंट्स का, और मैं भी जानना चाहूंगा आपकी लर्निंग किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है आपकी रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस में। जो एक्सेल फाइल मैंने यूज की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर्टोसिस और स्क्यूनेस, वो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ऑलरेडी अटैच्ड है। तो ध्यान रखिए, एवरेज और वेरिएंस इंपॉर्टेंट है, पर मेजर ऑफ शेप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, जिससे कि वो भी समझ सके मेजर ऑफ शेप, कर्टोसिस और स्क्यूनेस की इंपॉर्टेंस और इंप्लीमेंट कर सके उसको अपने डे टू डे वर्क में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्रीफली मेजर ऑफ वेरिएंस के अंदर, पर क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे के पूरे डेटा एनालिटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, बैकबोन है, इसलिए उसको डीप डाइव करके समझना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।